particle is moving with speed v is equals to p root x along positive x-axis. Calculate the speed of a particle at time t is equals to tau. Assume that the particle is at origin at t is equals to 0. Initially particle जो है origin पे है and plus x-axis की तरफ particle move कर रहा है और किस तरीके से move कर रहा है, इस move करता हुआ इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, that is v is equals to b root x. हमें क्या पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि जब टाइम t इज इक्वल टू टाउ हो जाएगा इस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है. लेकिन हमें रिलेशन दिया गया है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंड पूछा गया है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड है. तो किस तरीके से जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. ध्यान से देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. मैं v को लिख सकता हूँ dx/dt. v को मैंने dx/dt लिखा, तो dx/dt इज इक्वल टू बन गया आपका b रूट x. अब यहाँ से x और t के बीच में हम रिलेशन पता लगा सकते हैं. dx/√x को मैं लिख सकता हूँ b dt. अब अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास x और t में रिलेशन आ जाएगा. x और t में मैं रिलेशन क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज एक बार मेरे पास x और t में रिलेशन आ गया तो फिर मैं उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके v और t में रिलेशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है कि dx/dt डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t इज वेलोसिटी. उस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल सकता हूँ, और एक बार वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया उसके बाद मैं किसी भी टाइम पे स्पीड या फिर वेलोसिटी बता सकता हूँ. तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करके x और t में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी पड़ेगी. उसके लिए क्वेश्चन में हिंट छुपा हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 0 है, और किसी भी टाइम t पे मान लेते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन x है. तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगा सकते हैं. देन अब इसे सोल्व करते हैं. सोल्व करेंगे तो dx/√x इसका इंटीग्रेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, x की पावर -1/2 dx लिमिट 0 से x, सामने b बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से बिकॉज वो कांस्टेंट है, एंड dt आपका बाहर आ जाएगा लिमिट 0 से t. x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, और लिमिट लग जाएगी 0 to x. यहाँ से देखेंगे dt का इंटीग्रेशन आपका t हो जाएगा, देन ये बन जाएगा आपका 0 to t. अब इसको थोड़ा सा सही करें तो नीचे बनेगा 1/2, 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, एंड ये बनेगा x की पावर 1/2 यानी कि √x, तो ये बनेगा 2 √x, और लिमिट आपकी 0 से x, इधर लिमिट 0 से 2. अब लिमिट को पुट कर देते हैं. जैसे ही लिमिट को पुट करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा बनेगा 2 √x - 0 इज इक्वल्स टू b t - 0. फाइनली हमारे पास √x इज इक्वल्स टू bt/2 आता है, एंड x इज इक्वल्स टू b²t²/4 आता है. बट हमें निकालना है स्पीड किसी भी टाइम t पे, तो हमें एक बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो मैं इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ. b²/4 आपका पड़ा रहेगा, t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, एंड ये 2 इससे कट होके 2 बन गया. dx/dt हमें पता है क्या होता है v, तो v इज इक्वल्स टू आया b²t/2. अब हमारे पास v और t में एक रिलेशन है, तो t इज इक्वल्स टू टाउ, तो क्या कोई भी टाइम पूछ ले, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 100 सेकेंड, किसी भी टाइम पे हम स्पीड क्या है वो बता सकते हैं. बट हमें t इज इक्वल्स टू टाउ पे पूछी है, तो जस्ट हम क्या कर देंगे, t की जगह टाउ पुट कर देंगे, तो हमारे सामने t इज इक्वल्स टू टाउ पे जो स्पीड या फिर वेलोसिटी जो आने वाली है वो हो जाएगी b² टाउ/2. दैट इज ऑप्शन बी. सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. तो ये जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है. आई होप आपको समझ में आया हो.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वेलोसिटी v एंड टाइम t ग्राफ, vt ग्राफ अपने को दिया गया है किसी पर्टिकुलर बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, एंड वो जो vt ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। एंड ये भी दिया गया है कि ये जो पॉइंट s है वो 4.33 है। ये जो पॉइंट s है यहाँ पे जो डेटा है वो है 4.33 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड इज, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड इज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और डिस्टेंस पूछी गई है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपने को डिस्प्लेसमेंट तो निकालना आता है कि एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे, और एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करते टाइम अगर कुछ एरिया नेगेटिव आता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम अगर वीटी ग्राफ दिया गया है और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और कुछ एरिया लेट सपोज कि ये A1 आए, ये A2 आए, और आपको डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2। एंड अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो डिस्टेंस होगी A1 प्लस A2, बिकॉज डिस्टेंस में हम लोगों को जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है तो वो भी पाथ लेंथ कैलकुलेट करनी होती है, तो दोनों एरिया को अपने को जो है वो क्या करना होगा, ऐड करना होगा डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम। बट अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं देन पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखिएगा। इस फंडे को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चाहिए टोटल डिस्टेंस, मतलब अपने को जो भी ग्राफ दिख रहा है उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया को मैं पार्ट्स में कैलकुलेट करता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी आसानी रहे। लाइक हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो पहले इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन इस ट्राइंगल का, देन इस ट्राइंगल का। सारे एरिया कैलकुलेट करके अगर हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। बिकॉज अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव वाला भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडअप करना पड़ेगा। आइए अब पहले वाले ट्राइंगल का एरिया मैं लिखने वाला हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस 4.333 को सही से लिख देता हूँ। मैं इस 4.33 को क्या 13/3 लिख सकता हूँ? क्या 13/3 भी 4.33 बनता है? यस, लिख सकते हैं। अगर आप इस ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल का जो ये बेस है ये हो गया 2, एंड जो हाइट है वो है 4। फिर ये एक रेक्टेंगल आ रहा है जिसका बेस है आपका 1 और हाइट है 4। फिर आपका एक ट्राइंगल और आ गया। अब इस ट्राइंगल की हाइट तो 4 है बट इसका बेस कितना है, इसका बेस है 30/3 माइनस 3, यानी कि इसका बेस है आपका 30/3 माइनस 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30/3 माइनस 3 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस विल बी 4/3। तो इस वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो है 4/3। वही अगर इधर बात करें कि ये टोटल है 6 और यहाँ तक है 13/3, तो जो नेगेटिव में ट्राइंगल बन रहा है इसका बेस हो जाएगा आपका 6 माइनस 13/3। 6 माइनस 13/3 यानी कि ये आ जाएगा 5/3। ये कैलकुलेशन हमने कर ली। इसका ये जो बेस है इस ट्राइंगल का वो है 5/3 और इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो है आपकी 2। बस अब सारे के सारे शेप्स का अपने को डायमेंशन पता लग चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं लिखूं, डिस्टेंस क्या होगी, टोटल एरिया होगी। टोटल एरिया लिख देते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट है 4 और बेस है आपका 2। देन इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा आपका 1 इंटू 4 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू 4 इंटू 4/3। अगेन इस नेगेटिव वाले ट्राइंगल का एरिया वो हो जाएगा 1/2। इसका बेस है 5/3 एंड हाइट है 2।
इसको और अच्छे से लिखें तो ये बनता है 4 + 4 प्लस दिस विल बी 8/3 plus 5/3 and this will be equals to 8 plus 13/3. इसे और अच्छे से सोल्व करें then 24 plus 13/3 which is equals to 37/3 meter. This will be the distance covered in 6 seconds. तो ये हमारा ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो ये वाली जो टर्म आपको दिखाई दे रही है यहाँ आता माइनस, जैसे यहाँ माइनस आता तो कुछ ऐसा बनता 8 + 8/3 - 5/3, ये बनता 8 + 3/3 यानी कि 9। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है 9 है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बॉडी पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता तो उसका आंसर होता है 9 एंड डिस्टेंस हो गई 37/3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. If the wall offer the mean resistance of 2.5 into 10⁻⁻² Newton, the speed of the bullet after emerging out from the other side of the wall is. बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक आप मान लो कि मड की वॉल है जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर दे रखी है एंड यहाँ से एक बुलेट एंटर करती है। किस स्पीड से बुलेट एंटर करती है? 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। देन यहाँ से जब बुलेट वापस निकलेगी तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, कम होके मान लेते हैं कि वो स्पीड हो जाती है v। तो अपने को ये v कैलकुलेट करना है। v कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया गया है कि जो मीन रेजिस्टेंस है यानी कि जो फोर्स लगेगा जो इस बुलेट को रिटार्ड करेगा, जिस फोर्स की वजह से बुलेट रिटार्ड होगी, वो दे रखा है आपको 2.5 into 10⁻² न्यूटन। अब यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बिकॉज हमें बॉल का मास भी गिवन है, बॉल नहीं बुलेट का मास भी गिवन है 20 ग्राम। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो सभी लोग जानते हैं कि F = ma होता है। A क्या हो जाएगा? A हमारा F/m हो जाएगा। F कितना दे रखा है हमारे पास? F दे रखा है 2.5 into 10⁻² न्यूटन। बहुत बढ़िया। आगे M दे रखा है 20 ग्राम। बट हमेशा ध्यान में रखना जब भी फिजिक्स में कैलकुलेशन हो हमें SI सिस्टम के अंदर करनी है। इट मींस इस ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसे हमें लिखना पड़ेगा 20 into 10⁻³ इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैलकुलेट करने के बाद A हमारा आता है 2.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे अच्छे से लिखें तो इसे 25/2 लिख सकते हैं, सॉरी 25/20 लिख सकते हैं, आई थिंक 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गया। अब अपने को निकालना है फाइनल स्पीड। ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में होगा नेगेटिव में बिकॉज रेजिस्टेंस रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस जो है रिटार्ड करेगा, इसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा -5.4, यानी कि जब इक्वेशन में यूज करना पड़ेगा तो हम माइनस का साइन लगा के यूज करेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों यूज करेंगे। अब इनिशियल स्पीड आपको पता है कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड निकालनी है तो इसे v लिख दो, एक्सेलरेशन -5/4 एंड जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जिन दो सिचुएशन की बात हो रही है उन दो सिचुएशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमारा 20 सेंटीमीटर का है, बट इसे मेरे को मीटर में लिखना पड़ेगा तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अब क्या करना है, अब सिंपल मेरे को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v² = u² + 2as।
तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ए की वैल्यू -5/4 एंड एस हमारा 0.2। वी स्क्वायर आएगा 1 -5/2 इंटू 0.2। तो वी स्क्वायर हमारा बना वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5। वी स्क्वायर आ गया 0.5, यानी कि इसे आप 1/2 लिख सकते हैं। एंड v आ जाएगा आपका 1/√2। √2 को हम 1.4 लिख सकते हैं। इसको 1.4 लिखेंगे तो 1 में 1.4 का डिवाइड मारेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 मीटर पर सेकेंड हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 10 अप्रैल को, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि जब वो इस मड वाली बॉल को जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है उसे क्रॉस करके निकलेगी तो उसकी स्पीड पहले 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, सॉरी उसकी स्पीड पहले 1 मीटर पर सेकेंड थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब उसकी स्पीड हो जाएगी 0.7 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय दिस। आपको x और t में एक रिलेशन दिया गया है, साथ ही साथ आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर a b c जो है वो कांस्टेंट है, उन्हें वेरिएबल नहीं मानना है। आगे व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी। पूछा जा रहा है कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा उस टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो उसके लिए हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। x की इक्वेशन जब हमारे पास हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है कि हमें पता है कि v होता है dx/dt, यानी कि इस इक्वेशन को क्या कर दो, t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, हमें v मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, at को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा a, bt स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 2bt, और ct क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा माइनस का 3t स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, उससे कर दिया। एंड अब एक्सेलरेशन भी आपको पता होता है, यहाँ पे स्मॉल ए यूज हो चुका है एज अ कांस्टेंट, तो मैं कैपिटल ए यूज कर लेता हूँ फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अपने को पता है क्या होता है, dv/dt होता है, यानी कि इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है यहाँ पे, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0 प्लस यहाँ पे 2bt, 2b कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ओवरऑल यहाँ पे 2b आएगा एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 3c का 3c रह जाएगा एंड t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2t बन जाएगा। तो a की इक्वेशन हमारे सामने आती है 2b माइनस 6ct। तो ये आ गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को वेलोसिटी वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में एक्सेलरेशन की 0 वैल्यू पुट करके टाइम निकाल लेते हैं कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होने वाला है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे सामने आएगा 0 इज इक्वल टू 2b माइनस 6ct एंड 6ct बराबर हो जाएगा आपका 2b के एंड t आ जाएगा मेरा b/3c। तो ये वो टाइम होगा जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, बट हमें एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस टाइम पे हमें चाहिए वेलोसिटी। तो अब ये टाइम की वैल्यू आप किसमें पुट कर दीजिए, वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देन हमें मिलेगा a प्लस b 2b एंड t की जगह डाला b/3c, देन माइनस का 3c, t की जगह फिर से वैल्यू डाल दी b/3c स्क्वायर। अब इसे सोल्व करना है बस, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे फाइनल आंसर आपके सामने होगा, दैट इज 2b स्क्वायर बाय 3c। एंड इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा b स्क्वायर बाय 3c। अभी नीचे 9c स्क्वायर बनेगा, 9c स्क्वायर से वो 3c ऊपर वाला कट के फिर से 3c बन जाएगा एंड b स्क्वायर।
2b² / 3c में से 1b² - 3c चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1b² / 3c बचेगा। तो a + b² / 3c हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूं बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी है। अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड डेटा को एनालाइज ढंग से करते रहेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स अ टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश। ओके, तो दो कार है, उनके बीच में रेसिंग हो रही है। चलो मान लेते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट। ये वाला पाथ है जिसपे कार ए चलेगी, ये वाला पाथ है जिसपे कार बी चलेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार ए टेक टाइम टी लेस देन कार बी। कार जो है ए फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए कार बी से टी टाइम कम लेती है, मतलब बी ज्यादा लेती है टी टाइम। तो मैं मान लेता हूं कि कार यहां तक पहुंचने में टी ए टाइम लेती है, तो कार बी टी बी टाइम लेती है। तो जो टी बी होगा वो टी ए प्लस टी होगा, ये पहली लाइन कहना चाह रही है। ये जिस बच्चे ने समझ लिया, आधा क्वेश्चन उसका सोल्व हो गया। आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है कि फिनिशिंग पॉइंट विद द स्पीड v मोर देन कार b। अब यहां पे इसकी स्पीड va है, मान लेते हैं कि इसकी a की स्पीड va है और b जब यहां पे पहुंचा तो उसकी स्पीड vb थी। तो ये भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि va की वैल्यू vb की वैल्यू से v ज्यादा है, यानी कि एक रिलेशन ये भी दे रहा है कि जो va है वो vb प्लस v है, va जो है वो vb प्लस v है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस, यानी कि दोनों ही कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है ua भी 0 है और ub भी 0 है। अब दोनों ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाती है, a वाली कार a1 से जाती है, b वाली कार a2 से जाती है। देन हमें पूछा गया है कि ये जो v होगा, यानी कि दोनों कार की वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ a1 a2 एंड t। अगर आप ध्यान से देखो, हमेशा जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर टाइम कॉमन होता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कॉमन है। लेट्स सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, इसका भी डिस्प्लेसमेंट x, इसका भी डिस्प्लेसमेंट x, तो दोनों का जो है डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब हमें करना क्या है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या आता है। सबसे पहले क्या हम va फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, हम va फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं मैं मोशन की, तो va को मैं लिख सकता हूं फॉर कार ए, va इज इक्वल टू ua प्लस a1 ta, ये मैं लिख सकता हूं। ua 0 है तो va बन जाएगा आपका a1 ta। इसी तरीके से मैं vb को भी लिख सकता हूं, vb इज इक्वल टू a2 tb, ये चीज मैं लिख सकता हूं। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे va माइनस vb, अपने को पता है कि va माइनस जो vb है वो कितना है, va माइनस vb यहाँ से निकालोगे तो v आएगा। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो va माइनस vb को मैं लिख सकता हूँ a1 ta माइनस a2 tb, a1 ta माइनस a2 tb लिखा जा सकता है। va माइनस v आपका v हो गया, या आपका a1 ta माइनस a2 tb। इसको एक बार इक्वेशन 1 बना के यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाकी की कैलकुलेशन कर लेते हैं तब तक। अब दूसरा, मैं इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे मोशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देखता हूँ। तो पहले के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो x आएगा ut, u0 है, यानी कि हाफ a1 ta स्क्वायर, एंड इसके लिए x आएगा हाफ
A2 इंटू टी बी स्क्वायर। सिंस दोनों के दोनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं दोनों इक्वेशन को देख के कि A1 टी ए स्क्वायर जो होगा वो A2 टी बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इक्वेशन आने के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में टीबी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टी ए प्लस टी। जैसे ही मैं टीबी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कुछ ऐसी बनेगी, टीबी प्लस टी ए प्लस टी। टी ए प्लस टी हमारे पास बन गया। और अगर मैं इन दोनों में से टी ए को कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा बनता है, टी ए वन माइनस ए टू माइनस ए टू टी। ये इक्वेशन मेरे सामने आ गई। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी टीबी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, रूट ए टी ए इज इक्वल्स टू रूट ए टू टी बी। टीबी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा रूट ए वन टी ए इज इक्वल्स टू रूट ए टू टी ए प्लस टी। अब मैं रूट ए टू टी ए को उधर लेके जाता हूँ, उधर लेके जाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, टी ए कॉमन आ जाएगा, रूट ए वन माइनस रूट ए टू, ये बनेगा आपका रूट ए टू इंटू टी, रूट ए टू इंटू टी। यहां से मैं टी ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। टी ए क्या है, कार ए को पहुंचने में लगने वाला टाइम, वो मैंने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ए वन ए टू एंड टी। तो ये टाइम आ गया इतना। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। अब बस इस टी ए की वैल्यू को मेरे को इक्वेशन 3 में पुट करना है और मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा इस टी ए की वैल्यू को, मेरे सामने क्या होगा, v इज इक्वल्स टू टी ए की वैल्यू डाली रूट ए टू इंटू टी डिवाइडेड बाय रूट ए वन माइनस रूट ए टू, ब्रैकेट में हमारे पास है ए वन माइनस ए टू, ब्रैकेट में हमारे पास है ए वन माइनस ए टू, देन माइनस ए टू इंटू टी, माइनस ए टू इंटू टी। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो जनरली हमारे दिमाग में नहीं आता है। क्या स्टेप है वो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ए वन का स्क्वायर एंड इसे मैं लिख सकता हूँ रूट ए टू का स्क्वायर माइनस ए टू इंटू टी। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने से यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। वो फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, आइए देखिए वो फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। वो अप्लाई करने से क्या हुआ, अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, रूट ए वन माइनस रूट ए टू से कट हो गया। अब इसको आगे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा, v इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई बना, सबसे पहला आएगा रूट ए वन रूट ए टू इंटू टी, देन प्लस रूट ए टू एंड रूट ए टू बन जाएगा ए टू इंटू टी, एंड माइनस में पड़ा है आपका ए टू इंटू टी। ए टू इंटू टी से ए टू इंटू टी कट गया, v आ गया आपका अंडर रूट ए वन ए टू इंटू टी। दैट इज अवर फाइनल आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट ए वन ए टू इंटू टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस क्वेश्चन में करना क्या था, थोड़ा सा आपको डीप में एनालाइज करना था। एनालाइज करने के बाद कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको होशियारी दिखानी थी, बस आंसर आपके सामने। हाँ लेंदी है क्वेश्चन, बोल सकते हैं लेंदी है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, ईजी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है ग्राफ के क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चन जनरली जब भी आपके सामने ग्राफ के क्वेश्चन आए आपके दिमाग में आना चाहिए किस ग्राफ की स्लोप क्या देगी, किस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए जो हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस की थी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार एंड अ स्कूटर आर शोन इन फिगर। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड। फर्स्ट अपने को ये फाइंड आउट करना है कि ग्राफ अपने को दे दिया, अगर हम ध्यान से देखें ग्राफ को तो स्कूटर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है चल रहा है, बट जो कार है लगातार अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज करती जा रही है। जैसे ही 45 पहुंच जाती है उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो पहली चीज तो बतानी है कि पहले 15 सेकेंड में जो है वो जो डिस्टेंस चलेंगे उनका डिफरेंस क्या होगा। देन दूसरा बताना है द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर आर रेस्पेक्टिवली। वो टाइम बताओ जब कार जो है स्कूटर को पकड़ लेगी। ऑब्वियसली बात है कि पहले कार पीछे होगी। क्यों होगी पीछे? क्योंकि स्कूटर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और कार की वेलोसिटी शुरुआत में कितनी है, 0 है, तो वो पीछे होगी। बट धीरे धीरे कार की स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो वो उसको ओवरटेक कर लेगी। तो वो टाइम कौन सा होगा जब उसको ओवरटेक कर लेगी, वो पूछा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं कि पहले 15 सेकंड के अंदर उनकी जो डिस्टेंस होगी, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को गिवन है, ठीक है, एंड नेगेटिव में कुछ नहीं है। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जस्ट आप क्या निकालो, एरिया निकालो, आपको क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मेरे को अगर स्कूटर ने कितनी डिस्टेंस चली वो निकालनी है, तो स्कूटर ने कितनी डिस्टेंस चली वो निकालनी है, जिसे मैं मान लो कि ds नाम देता हूं। तो मेरे को ds निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका? मेरे को एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा OCFE का। OCFE का मैं एरिया फाइंड आउट कर लूंगा तो वो फर्स्ट 15 सेकेंड के अंदर जो स्कूटर डिस्टेंस चलेगा वही होगी। देखो वेलोसिटी और ग्राफ के वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वही आपको डिस्टेंस देगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो OAFE इसका एरिया फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका ये वाला साइड कितना है, 15 है, ये वाला साइड इसका 15 है, एंड हाइट इसकी कितनी है, हाइट है इसकी 30। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 30 यानी कि 450 मीटर। तो स्कूटर पहले 15 सेकंड में 450 मीटर चल जाएगा। अब देखते हैं कार कितनी चलेगी। कार कितनी चलेगी तो उसे मैं DC नाम दे देता हूं। DC के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, कार का जो ग्राफ है उसका एरिया 15 सेकंड तक। तो कार का ग्राफ 15 सेकंड तक बन रहा है OCA, ट्राइंगल OCA बन रहा है। ट्राइंगल OCA का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल OCA के अंदर हम ध्यान से देखें तो OC तो कितना है, 15 है, तो हाफ इंटू 15 इंटू हाइट देखें तो वो हाइट है 45, हाइट है 45। जब इसे सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने के बाद हमारे सामने आएगा 337.5 मीटर। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ तक पता लग रहा है कि यहाँ तक यानी कि 15 सेकंड तक कौन आगे है, स्कूटर आगे है कार से। कितना आगे है वो निकालने के लिए हमें DS माइनस DC फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आएगा 450 माइनस 337.5। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 112.5 मीटर। यानी कि दोनों के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है उनके बीच का डिफरेंस 15 सेकंड तक 112.5 यानी कि 112.5 है। स्कूटर 112.5 मीटर से आगे है। तो पहला क्वेश्चन 112.5 सोल्व हो गया उसका आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा कट गया, ऑप्शन ए हमारा कट गया। अब नेक्स्ट पार्ट आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, वरना उसको करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि डी ऑप्शन कह रहा है कि
सेकंड पार्ट का आंसर 15 सेकंड बता रहा है, बट 15 सेकंड पे तो ऑलरेडी हम कैलकुलेशन की है हम लोगों ने कि 15 सेकंड पे तो स्कूटर आ गया है कार से, तो इसका मतलब कार ने अभी तक ओवरटेक नहीं किया। इट मीन्स वो ओवरटेक करने वाली है, मतलब जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 15 से ज्यादा आएगी। तो अगर हम टाइम बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बाय द वे अगर आपको कैलकुलेट करना है, वेरीफाई करना है, तो हम मान लेते हैं कि किसी भी जनरल टाइम टी पे क्या होगा, वो कार ए इसको ओवरटेक कर लेगी। मान लो कि यहाँ पे ओवरटेक कर लेती है, यहाँ पे ओवरटेक कर लेती है, जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लो टी है, 20 नहीं है, 20 के आसपास मान लो कि मैंने टी बना दिया वहां पे, ठीक है। अभी पता नहीं है मेरे को कितनी है, मैंने लिख दिया कि टाइम टी पे वो ऐसा करता है। तो अगर वो कार ओवरटेक करने वाली होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। तो दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट टोटल एरिया कैलकुलेट करना है 0 से टी के बीच का कार के लिए, और वही सेम चीज करनी है स्कूटर के लिए। स्कूटर के लिए फिर से रेक्टेंगल बन रहा है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कार का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको इस पूरे के पूरे ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कार वाले को। फर्स्ट आपका ये ट्राइंगल जिसका एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, देन ये आगे बचा हुआ थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका एरिया भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों कार का टोटल एरिया एंड स्कूटर का टोटल एरिया निकाल के आप इक्वेट करोगे जैसे ही, तो टी में इक्वेशन बनेगी, उसे सोल्व करोगे तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 22.5। तो इस तरीके से हम सोल्व भी कर सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सोल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ मैन इन अ कार एट अ लोकेशन Q ऑन अ स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विथ स्पीड V। ठीक है, एक आदमी है, कार में बैठा हुआ है। कहाँ पे कार, कहाँ है, यहाँ पे है कार, Q पे कार बना देते हैं। ये लीजिए किस स्पीड से चल रही है, V स्पीड से चल रही है। आई थिंक आपको ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिस्टेंस D फ्रॉम we decide to reach point P in the field, ठीक है। ये जो QM है वो आपका जो है हाईवे है, एंड जो P पॉइंट है वो फील्ड में है। तो कुछ इस तरीके से ये आपका हाईवे और साइड में फील्ड यानी कि हमारे खेत वगैरह है। तो अभी जो है कार वो यहाँ पे है, टॉप व्यू बनाते हैं तो कार कुछ आपको यहाँ दिखेगी, एंड पॉइंट P आपका यहाँ पे है, M यहाँ पे है, और ये अभी Q पे है। ये क्या करता है कि कह रहा है कि मेरे को जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है, तो यहाँ से पॉइंट कोई आर है, यहाँ से ऐसे आके ये टर्न ले लेता है और फील्ड के अंदर गाड़ी चलाता है, और अब यहाँ इस तरीके से वहां पे पहुंचेगा, ठीक है। एक रास्ता था कि सीधा एम पे जाके ऐसे जा सकता था, बट इसने कहा कि नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरे को टाइम कम लगे। तो अपने को वही बताना है कि ये एम से कितना आगे मुड़े कि इसको सबसे कम टाइम लगे। अपने को गिवन है कि यहाँ अगर ये v स्पीड से चल सकता है हाईवे पे, तो यहाँ पे ये v/2 से चल सकता है। तो अपने को क्या करना है कि टाइम कब मिनिमम लगेगा, टाइम मिनिमम रखना है, तो ये rm क्या होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि rm जो है वो x होना चाहिए। rm की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मान ली कि मैंने ये वैल्यू आपकी x होनी चाहिए, rm की वैल्यू ये लीजिए, ये x हो गई। और यहाँ से यहाँ की qm की डिस्टेंस, QM की डिस्टेंस अपने को गिवन नहीं है, तो QM की डिस्टेंस भी अपन कुछ मान लेते हैं। QM की डिस्टेंस में कैपिटल D मान लेता हूँ, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट है। ये x वेरी कर सकता है, बिकॉज ये कार आगे से भी मुड़ सकती है, पीछे से भी मुड़ सकती है, मतलब जहाँ पे हमने R बनाया है जरूरी नहीं है कि यहीं से कहीं से भी, ठीक है। इस x की वैल्यू अपने को निकालनी है कि कब टाइम मिनिमम लगेगा। तो टाइम पहले निकालना पड़ेगा कि टाइम कब मिनिमम लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि QR कितना, देखो QR तक वो क्या चली, V स्पीड से चली, और RP तक वो V/2 स्पीड से चली। साथ ही साथ आपको ये भी गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है वो है हमारी D। चलो बहुत बढ़िया बात, ये है X, ये है D। आई थिंक वो RP जो होगा, RP अगर हम पाइथागोरस
थ्योरम लगाएं तो आरपी हमारा आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फील्ड के अंदर वो इस डिस्टेंस पे चला है एंड हाईवे पे वो इस डिस्टेंस पे चला है। कौन सी डिस्टेंस? पूरी की पूरी कैपिटल डी थी, कैपिटल डी में से x माइनस कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हाईवे पे वो t1 टाइम तक चला है और इसमें वो t2 टाइम तक चला है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा जर्नी का? टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। अब इस टाइम को हम लोगों को क्या करना है? मिनिमम करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल फंडा यूज में आएगा मैक्सिमम मिनिमा का, ठीक है, जिसमें अपने को डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल वैल्यू को पुट करना पड़ता है। वो वाला फंडा अपने को यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। उसके पहले t की वैल्यू निकालते हैं कि t कैसे आएगा। t के लिए अपने को t1 और t2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। t1 और t2 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, यानी कि t1 आ जाएगा आपका d माइनस एक्स ओवर v। सिमिलरली t2 हमारा आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v बाई टू, यानी कि v बाय टू यहाँ आ जाएगा। t1 ये है, t2 ये है, तो टोटल हमारे पास टाइम जो लग रहा है वो आता है d माइनस एक्स बाई वी प्लस टू रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वी। ये टाइम हमारे पास आ गया। अब इस टाइम को करना है मिनिमम, ठीक है। वेरी कौन कर रहा है? x वेरी कर रहा है, और t को अपने को मिनिमम करना है। ये एक्सप्रेशन हमारे सामने है। अब t को मिनिमम करना है तो हमें लगाना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या करना पड़ेगा? t वाली इक्वेशन को हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, एंड डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। आइए करते हैं। t की इक्वेशन हमारे सामने है, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। t इज इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई वी प्लस टू रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी। इसे करते हैं डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 बाई वी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे d एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एंड x का डिफरेंशिएशन -1 हो गया x के रेस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे 2 बाई वी को बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा आपका रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन पहले करना पड़ेगा। रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय टू रूट एक्स, 1 बाय टू रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले रूट का हुआ, अब इसके अंदर वाली क्वांटिटी का, यानी कि चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपने को निकालना पड़ेगा। तो डी टी बाई डी एक्स मेरे सामने आता है -1 बाई वी प्लस टू से 2 कट गया, चलो 2 से 2 कट गया, तो ये बना 1 बाई वी 1 ओवर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2x इस तरीके से। एंड डी टी बाई डी एक्स हमारे सामने आता है माइनस का 1 बाई वी प्लस 2x बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आगे आपका 1 बाई वी, इस तरीके से। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमें डी टी बाई डी एक्स को क्या करना पड़ेगा? 0 पुट करना पड़ेगा। इसको 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद, यानी कि तो 0 पुट करेंगे तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? 1 बाई वी शुड बी इक्वल टू 1 बाई वी 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 b से v कट गया, d इधर जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, रूट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, सॉरी 2x स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो बनेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर बना आपका डी स्क्वायर बाय 3, एंड x आएगा आपका, अगर रूट ले लें तो आएगा d बाय रूट 3। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, कि अगर x को, नो सॉरी, किसको डिफरेंशिएट किया था? t को। अगर t को मिनिमम रखना है, अगर t को मिनिमम करना है तो हमें x को क्या करना पड़ेगा? x को d बाय रूट 3 करना पड़ेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर कार को m वाले पॉइंट से d बाय रूट 3 पहले गाड़ी को
फील्ड में उतारना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको P तक पहुंचने में टाइम जो है मिनिमम लगेगा, अदरवाइज मिनिमम से ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा तब तक कंडीशन नहीं है, वो बता नहीं कर सकते। मिनिमम टाइम जो है वो जब x की वैल्यू d/√3 होगी, x यानी कि Rm की वैल्यू d/√3 होगी तब लगेगा। अब वो मिनिमम टाइम कितना लगेगा वो अपने को निकालना है। देन हमारे पास ये रही टाइम की इक्वेशन। x आपके पास आ चुका है, आप यहाँ पे क्या करिए x की वैल्यू डाल दीजिए। जैसे ही x की वैल्यू आप d/√3 डालेंगे आपको मिनिमम टाइम कितना लग रहा है वो भी पता लग जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा, ये आता है हमारा मैथमेटिक्स। कि किसी भी एक्सप्रेशन को आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो उसे डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट करोगे तो पता चलेगा कि वो किन किन वैल्यू पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो रहा है। ओके, चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 में आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle during the time interval t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकेंड will be। t is equals to 0 से लेकर के t is equals to 5 तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? मेरे हिसाब से जेईई मेंस के अंदर इससे इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। आपको सीधा सीधा स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया है और आपसे पूछी जा रही है डिस्टेंस। तो आपको सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट करना है। अगर किसी बच्चे को पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो मेरे को डिस्टेंस देता है, तो चुटकी बताते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस है आपका 5 और हाइट है आपकी 8। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा? 20 मीटर। तो 0 to 5 सेकेंड तक उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विथ टाइम t। इक्वेशन आपको दे रखी है किस तरीके से x और t में जो है रिलेशन है, जो कि x² इज इक्वल टू 8t² प्लस 2bt प्लस c गिवन है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x इज x की पावर -n, तो आपको बताना है कि n क्या होगा। तो कह रहा है कि ये x जो है रिलेशन फॉलो करता है और जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन x की पावर -n पे डिपेंड कर रहा है, तो वो n क्या होगा। एक्सेलरेशन x की इक्वेशन अपने को गिवन है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। x की इक्वेशन गिवन हो और एक्सेलरेशन तक पहुंचना हो तो उसका भी सबसे सिंपल फंडा है। क्या सबसे सिंपल फंडा है उसका? कि डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार काम हो जाएगा। क्योंकि अपने को पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dx/dt, और इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो यानी कि a इज इक्वल टू होता है dv/dt, या फिर लिखें से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है d2x/dt², यानी कि x का 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ये इक्वेशन है। यहाँ पे गलती ये मत करना कि इसको रूट लेके डिफरेंशिएट करना। इसको रूट लेके डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी पड़ जाएगा। इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इसको यहीं पे आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। बट गलती मत करना, 2x लिख के मत छोड़ना। यहाँ पे आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो साथ में चेन रूल्स है, x का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि आएगा dx/dt। आगे a आपका क्या है? कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन 2t होगा प्लस 2b, t का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा एंड c का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। अब 2 कॉमन आके हम 2 को कॉमन लेके कट कर सकते हैं। 2 को कॉमन लेके कट करेंगे तो बनेगा x dx/dt इज इक्वल टू at प्लस b। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। यहीं पे करिए, इसको x को नीचे ले जाके x की वैल्यू वापस मत पुट करना, इसको करिए। इसको आप एक अलग क्वांटिटी बना दीजिए, इसको अलग क्वांटिटी बना दीजिए। dx/dt को v लिख लीजिए, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। at प्लस b, इसको मैंने v लिख दिया।
अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी वाले मेथड से करना पड़ेगा। x को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन। यहां पे आगे आएंगे तो a t का डिफरेंशिएशन 1, b का डिफरेंशिएशन 0। ये इक्वेशन बनी x dv बाई dt। अगर आप ध्यान से देखो तो dv बाई dt हमारा बन चुका है एक्सेलरेशन। स्मॉल a ऑलरेडी सिंबल यूज किया गया है तो मैं कैपिटल A यूज कर लेता हूं, प्लस v dx बाई dt अगेन आपका v हो गया इज इक्वल टू a। ठीक है, आगे चलते हैं तो x a इज इक्वल टू बन रहा है a माइनस वी स्क्वायर। क्या हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं? जी हाँ, हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां से अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो v की वैल्यू आती है at प्लस b बाई एक्स। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा a माइनस at प्लस b बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। देन एक्स ए हमारा बना ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको मैं नीचे ले जाता हूं तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, एंड यहाँ से बनेगा ए टी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बनेगा आपका एक्स क्यूब, ये बना हमारा एक्स क्यूब। अब ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या बनेगा, इस इक्वेशन को सोल्व करें और इसका स्क्वायर खोल दें तो हमारे सामने इक्वेशन आएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस ac प्लस ac। यहाँ पे अपने को उसका स्क्वायर खोलना है ए टी प्लस बी का, तो बनेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड डिवाइड में था एक्स क्यूब, तो ए आएगा आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ए टी स्क्वायर से ए टी स्क्वायर कट गया, 2ab से 2ab कट गया, मेरे सामने एक्सेलरेशन आया ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब जरा आप ध्यान से देखो, ऊपर वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ऊपर वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज ए कांस्टेंट सी कांस्टेंट एंड बी कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी एंड आर कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स क्यूब, या इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एक्स की पावर माइनस 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि x की पावर माइनस n, तो हम यहाँ से कॉमन सेंस लगा के ये लिख सकते हैं कि पक्की बात है कि n की वैल्यू 3 ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आपका 3 है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर मैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिकॉज सभी को पता है कि x की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करके मैं एक्सेलरेशन तक पहुंच सकता हूं, बट जिस लेवल की कैलकुलेशन क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो लाजवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ट्रेन A and train B are running on parallel track in opposite direction with speed of 36 km per hour and 72 km per hour। ट्रेन A और ट्रेन B, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल है मंकी वाला, उसके जैसा। तो देखो एनसीईआरटी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बेसिस पे भी जेईई मेंस में क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये लेटेस्ट 2020 में आपका क्वेश्चन बना हुआ है।
ट्रेन ए जो है इसके अंदर 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ट्रेन बी जो है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो सबसे पहले इनकी स्पीड को सही से लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड में। इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिया है, वीए आपको दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। वीए हमारे पास ऐसा करने से आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड। वीए की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। एंड इसी तरीके से अगर मैं वीबी निकालना चाहूं तो वीबी हमको दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। फिर से क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है। वीबी हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन ए चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और ट्रेन बी चल रही है ट्रेन बी चल रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड से। अब दोनों जो है पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक आपका ये है, तो दूसरा ट्रैक ये है, पैरेलल चल रही है। ठीक है, मैंने एक ही लाइन से आप ट्रैक दिखा दिया। मान लो कि ट्रेन जो बी है वो इधर आ रही है और जो ट्रेन ए है वो इधर से इधर आ रही है, ये वीबी से और ये वीए से। क्वेश्चन है आपका रिलेटिव मोशन का, आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए in the direction opposite to its motion with speed of 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ए ट्रेन के अंदर कोई बंदा है जो आदमी है जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड से 1.8 किलोमीटर पर आवर। वीएम आपको दे रखा है 1.8 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। तो जो आदमी है 0.5 मीटर पर सेकंड से कहां चल रहा है, इधर को चल रहा है। तो वो ट्रेन के अंदर 0.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ट्रेन खुद इधर 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करूं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस बंदे की स्पीड क्या है, तो ओवरऑल तो बंदा इधर ही जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, 10 minus 0.5, that will be equals to 9.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी है, हमारी मैन की वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख देते हैं इसको। अब बोला जा रहा है कि ये ट्रेन बी से जब इसको देखा जाएगा, इसको मैन को, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो ट्रेन बी से उसको देखा जाएगा तो उसकी स्पीड जो होगी उसको निकालने के लिए हमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 9.5 एंड 9.5 इसे आई कैप लिख देते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विच इज इक्वल्स टू 20 माइनस आई कैप इसे लिख देते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 29.5 आई कैप, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 29.5 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम। एंड अगर मैं स्पीड की बात करूं, मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बी या फिर स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, वो कितनी हो जाएगी 29.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी का काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ अ जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ at an angle 60 degree with the ground level, but you find the aeroplane right vertical above its position if
v इज द स्पीड ऑफ साउंड, देन स्पीड ऑफ द प्लेन इज। एक आदमी है जो ग्राउंड पे खड़ा है, एक आदमी है जो ग्राउंड पे खड़ा है, क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन से यहाँ पे खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन से वो इस एरोप्लेन का साउंड सुनता है, और वो जो साउंड है, साउंड जो है वो कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। मान लो कि साउंड इस तरीके से आ रहा है इस लाइन के अलोंग, वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड ये हमारा हो गया नॉर्थ। बट जब साउंड सुनाई देता है, जब साउंड सुनाई देता है वो ऊपर देखता है, तो प्लेन को जस्ट अपने ऊपर पाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मान लो कि प्लेन पीछे से आ रहा था, प्लेन पीछे से आ रहा था, तो यहाँ पे उसने कोई साउंड रिलीज किया होगा, यहाँ पे उसने कोई साउंड रिलीज किया होगा, तो वो साउंड इस तरीके से आया होगा, इस तरीके से यहाँ पे साउंड आया होगा। एंड जितनी देर में साउंड यहाँ से यहाँ पहुंचा, उतनी देर में प्लेन जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यानी कि थोड़ा पीछे था, वहां से एकदम आदमी के सर पे पहुंच गया। तो पूछा जा रहा है कि अगर साउंड जो है यहाँ से v स्पीड से आ रहा है, तो बताओ कि प्लेन जो है कितनी स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि प्लेन जो है vp से जा रहा है, प्लेन जो है vp से जा रहा है। अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? यहाँ पे कॉमन चीज है टाइम। जितना टाइम साउंड को यहाँ से यहाँ आने में लगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा, मान लेते हैं कि ये x, उतना ही टाइम इस प्लेन को यहाँ से यहाँ आने में, यानी कि y डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा, ये मान लेता है। क्या मैं ये x और y निकाल सकता हूँ? जी हाँ, मैं ये x और y निकाल सकता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक साउंड को आने में टाइम लगता है t, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन को भी ये y डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा t। ठीक है, सिंस ये टाइम इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये y क्या लिख सकता हूँ मैं? डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ मैं? डिस्टेंस को लिख सकता हूँ वेलोसिटी इंटू टाइम। y को मैं लिख सकता हूँ vp इंटू टी। इसी तरीके से मैं इस x को क्या लिख सकता हूँ? इसको इक्वेशन 1 लिखिए, और x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो v दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v इंटू टी। इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं x और y में रिलेशन और कहीं से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं x और y में रिलेशन और कहीं से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। अब आप अगर इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ये सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस, तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर sin 30 का फॉर्मूला लगाऊं, तो sin 30 बनेगा परपेंडिकुलर यानी कि y ओवर हाइपोटेनियस यानी कि x। sin 30 होता है 1/2, तो y बाई एक्स जो है वो है 1/2। तो यहाँ पे क्या करो, जस्ट y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, एंड यहाँ पे ये t से t कट गया, वेलोसिटी ऑफ प्लेन आपके सामने आ रहा है v/2। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगर आप जो क्वेश्चन सिचुएशन बोल रहा है वो सिचुएशन एनालाइज कर पाओ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कितना जरूरी है वो यहाँ से समझ में आता है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ हेलीकॉप्टर राइज फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। एक हेलीकॉप्टर है जो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, h नाम दे देते हैं। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? g एक्सेलरेशन से जा रहा है, g एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि जैसे ही ये कैपिटल एच तक ऊपर जाता है, जैसे ही ये कैपिटल एच तक ऊपर जाता है, यहाँ से ये एक फूड का पैकेट F ड्रॉप कर देता है। यहाँ से ये एक फूड का पैकेट मान लेते हैं कि F ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस फूड के पैकेट को अब वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि जिस टाइम पे फूड का पैकेट रिलीज किया गया, तो फूड के पैकेट की उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी वही होगी जो हेलीकॉप्टर की है। अब हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी है वो अपने को चेक करनी पड़ेगी। किस टाइम पे? जब ये h हाइट ऊपर चला गया, जब ये h हाइट ऊपर चला गया। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। ये इतना ऊपर चला गया, इतना हाइट ऊपर जाने के बाद
इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो निकालना है अपने को। अब यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v मान लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v मान लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप ध्यान से देखो, v स्क्वायर अपने को निकालना है, u 0 हो गया, इसके लिए 2 एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो प्लस का g, एंड s यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो कि h है वो भी ऊपर है तो प्लस का h। तो v कितना आया, v आया अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। तो इस वेलोसिटी से ये इस टाइम पे ऊपर जा रहा है, तो मतलब जब फूड को रिलीज किया होगा तो फूड की वेलोसिटी भी उस टाइम पे कितनी रही होगी, अंडर रूट 2gh रही होगी। अब इसकी वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में, जैसे ही फूड को रिलीज कर दिया गया, अब फूड वाले पैकेट पे क्या लग रही है, फूड वाले पैकेट पे लग रही है ग्रेविटी, फूड वाले पैकेट पे तो लग रही है ग्रेविटी। कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी कम होगी, फिर फूड पार्टिकल थोड़ा रुकेगा फिर नीचे आएगा। कुछ इस तरीके का मोशन होने वाला है, ठीक है। तो अब फूड पार्टिकल के मोशन को कंसीडर करें, तो इसे वापस कितना नीचे आना है, s नीचे आना है। तो फूड पार्टिकल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बार होगा -h, बिकॉज इसे नीचे आना है। और इनिशियल वेलोसिटी हमने फूड का मोशन कब देखना स्टार्ट किया, जब ये रिलीज होगा। जब ये रिलीज हुआ तब इसकी वेलोसिटी है अंडर रूट 2gh। तो फूड के पैकेट के मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 2gh। एक्सेलरेशन आपका माइनस का g क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में इस बार एक्सेलरेशन है। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कितने टाइम में ये नीचे आएगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूं, विच इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s है आपका माइनस का h, ये आएगा आपका रूट 2gh इंटू टी, ये आएगा माइनस का हाफ gt स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो बनेगा gt स्क्वायर माइनस रूट 2gh इंटू टी माइनस h इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1/2 आएगा। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 2 रूट 2gh इंटू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपने को t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए हम लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू है आपकी g, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2 रूट 2gh एंड c की वैल्यू है -2h, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ये आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर ये पुट करें तो आएगा माइनस का 2 रूट 2gh प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 8gh माइनस 4ac माइनस का, तो 4a आपका g है और ये h है, तो प्लस का फिर से बनेगा 8gh डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2g। t बनेगा मेरे पास 2 रूट 2, अगर इसको थोड़ा सा सही कर लें तो ये बन जाएगा माइनस का 8gh प्लस माइनस 16gh डिवाइडेड बाय 2g। अब माइनस टाइम की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, टाइम की वैल्यू प्लस लेनी पड़ेगी, तो प्लस वाला फैक्टर लेते हैं। तो अंडर रूट 16gh माइनस 8gh, पूरा का पूरा रूट में 8gh डिवाइडेड बाई 2g। इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 रूट gh, 4 बाहर आ जाएगा, इधर से बाहर आ जाएगा आई थिंक 2, अंदर बजाएगा रूट 2 फिर रूट gh, ठीक है। थोड़ा सा अलग कर लिया, 2g, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके काट देते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 रूट gh, यहाँ बनेगा रूट 2 रूट gh डिवाइडेड बाय 2g। 2 से 2 कट गया एंड t को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बना 2 रूट gh, और इस रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ 1.4 gh रूट gh डिवाइडेड बाई g,
तो ये आएगा 0.6 रूट जी एच, 0.6 रूट जी एच डिवाइडेड बाय जी। डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे आई थिंक एक मिस्टेक हो गई है, b की वैल्यू जो है वो है -2√2gh। देन यहाँ आएगा आपका प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो ये बनेगा 3.4। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और इतनी गड़बड़ हो गई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी ध्यान रखें। ये बना आपका 3.4 रूट जी एच। अब जी को अंदर डाल दूँ तो बन जाएगा जी स्क्वायर, तो 3.4 अंडर रूट जी एच बाई जी स्क्वायर, ऊपर वाले जी से एक जी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 3.4 रूट एच बाई जी। तो इतना टाइम लगेगा फूड के पैकेट को वापस नीचे आने में, 3.4 रूट एच बाई जी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर टावर ऑन अ प्लेनेट। एक बॉल को रिलीज किया गया, फ्री फॉल का क्वेश्चन है, या अगर आपको याद आ रहा है हम लोगों ने फ्री फॉल डिस्कस किया था। फ्री फॉल के अंदर फॉर्मूले पता हो कि सबसे नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, √2h/g टाइम लगता है, और जब नीचे पहुंचते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। दो फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बॉल को जो है 100 मीटर, एक टावर जिसकी हाइट है 100 मीटर, वहां से रिलीज किया गया किसी प्लेनेट पे। ये देखा गया कि लास्ट 1.2 सेकेंड में वो 19 मीटर, कितनी 19 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। हाँ, आपको सिंपल आंसर पता होता है कि 10 होता है या 9.8 होता है, तो वो आंसर मत डाल देना यहाँ पे, बिकॉज इन्होंने पूछा है तो वैल्यू डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग आएगी। तो सबसे पहले सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या कह रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक 100 मीटर का टावर है, यहाँ से बॉल को रिलीज किया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ से अगर मैं किसी बॉल को रिलीज करूँ तो उसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। उसे नीचे आने में टाइम लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा ए टू बी आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा √2h, यानी कि 100/g। जी की वैल्यू 9.8 भी नहीं रखनी है, 10 भी नहीं रखनी है। टाइम कितना लगेगा, इन जी की टर्म में लिख लेते हैं, टाइम लगेगा 200/g। टोटल टाइम इतना लगेगा। अब ये कह रहा है कि टोटल टाइम इतना लग रहा है, बट अगर मैं बात करूं कि ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है, बट इससे 1.2 सेकेंड पहले कहाँ होगा पार्टिकल, इससे 1.2 सेकेंड पहले पार्टिकल मान लो कि सी पे होगा, और वो सी कितना होगा, 19 मीटर होगा, बिकॉज लास्ट 1/2 यानी कि 0.5, लास्ट 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड में वो 19 मीटर ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ से यहाँ पूरा ए टू बी आने का टाइम हम लोगों ने टी माना है, मतलब ए टू सी आने का टाइम कितना होगा, ए टू सी आने का टाइम कितना होगा, ए टू सी आने का टाइम पक्की बात है, ए टू सी आने का टाइम पक्की बात है कि t-1/2 होगा, t-1/2 होगा। ठीक है, अब ए टू सी कितनी हाइट है, ए टू सी कितनी हाइट है, ए टू सी हमारी हाइट है 19 चला गया तो ए टू सी हमारी हाइट हो जाएगी 81। कितनी है ये हाइट, 81 है। तो यानी कि t-2 सेकेंड में ये बॉल 81 मीटर नीचे आ जाती है। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगा देते हैं कि यहाँ से यहाँ आने का टाइम जो t-2 है, तो यहाँ से यहाँ यानी कि ये, इसको भी आप एक h हाइट मान सकते हो कि h हाइट को नीचे आने में टाइम लगता है, h हाइट नीचे बॉल को आने में लगता है √2gh। तो 81 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, √2 × 81/g, ऑब्वियस सी बात है इतना टाइम लगेगा। ठीक है, और ये टाइम अपने को पता लग गया कि ये टाइम जो है t-1/2 है, यानी कि t-½ है। अब मेरे पास t की वैल्यू है, t की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी √200/g -1/2
और ये √2 81/g। √2 81/g, ऐसा कुछ हमारे पास बन गया। अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो हमारे लिए टफ हो जाएगी, बिकॉज यहाँ से सोल्व करने जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 नाम दूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम दूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें, इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो थोड़ा बहुत काम आसान हो जाएगा। कैसे? t/t-1/2 ये बन जाएगा √200 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 81, ये बन जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10/9, क्योंकि √100 बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। अब यहाँ से t आसानी से निकल जाएगा, और t आसानी से निकल जाएगा तो t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके अपन g निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर t की वैल्यू पुट करते हैं तो थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है, तो ये स्टेप हम नहीं करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 9t इज इक्वल्स टू 10t-5। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि t की वैल्यू आ रही है 5। t की वैल्यू जैसे ही 5 आई आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 5 इज इक्वल्स टू बना √200/g। स्क्वायर कर देते हैं, जिसे स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 25 इज इक्वल्स टू 200/g, तो g आएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल्स टू 8। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने बोला था ना 9.8 या फिर 10 नहीं आने वाला है, पूछा है, इट मीन्स कुछ चेंज आने वाला है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना है? 8 है। इस क्वेश्चन का आंसर 8। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो परफेक्ट हमारा आंसर आ गया 8। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे हम लोग क्यों रुके वो भी समझ में आया होगा, फिर इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों किया, सारी चीज़ें। वहाँ से आने को आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं रहेगी, बट आंसर आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जनरली बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि वेलोसिटी पहले डिक्रीज होगी, 0 होगी, फिर इंक्रीज होगी, तो वो ऑप्शन बी फटाफट टिक लगाते हैं, बट ऑप्शन बी सही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, हाँ अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डेफिनेटली ये सही होता, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें, किसी बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो पहले मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकता हूँ, पहले उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड जे कैप। फिर ऊपर जाएगी वेलोसिटी कम होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, देन वापस वेलोसिटी इंक्रीज करनी शुरू होगी, बट इस बार वेलोसिटी जो है नीचे की डायरेक्शन में होगी, इंक्रीज तो करेगी, और यहाँ आते आते फिर से 10 हो जाएगी उसकी स्पीड, बट यहाँ आते आते उसकी स्पीड के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड जे कैप, बिकॉज डायरेक्शन क्या है नीचे। तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, पहले 10 to 0 होगी, उसके बाद 0 से भी कम होगी, बिकॉज वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो शुरुआत में वेलोसिटी इस एग्जांपल की वजह से लिया है 10 मान ली, 10 के बाद डिक्रीज करेगी वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू यूनिफॉर्म है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, देन अब आगे वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम और बढ़ेगा वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते फिर जब ये नीचे पहुंचेगा तो फिर से कितनी बन जाएगी, कहाँ तक पहुंच जाएगी, इस एग्जांपल के लिए पहले थी 10, अब बन जाएगी -10। बस इतना सा ध्यान रखना था। अगर स्पीड टाइम ग्राफ पूछता तो ऑप्शन बी सही होता, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए आपका सही होगा।